नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है मूल। तो प्रयास किया जाएगा कि हर बिंदु को स्पर्श कर लिया जाए जो मूल से संबंधित है। वो हर सवाल लेने का प्रयास किया जाएगा जिसका आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात आती है कि नक्षत्र कितने होते हैं। तो देखिए, कुल 12 राशियां होती हैं और उसके बीच में 27 नक्षत्र होते हैं। एक 28वां नक्षत्र अभिजीत भी होता है, थोड़े कम समय के लिए। मुख्य रूप से 27 नक्षत्र होते हैं। वो कौन से 27 नक्षत्र हैं, स्क्रीन पर उन सबका नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये कुल 27 नक्षत्र हैं। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि मूल का नाम अर्थ क्या है। नाम जो है मूल या गंडमूल, इसका अर्थ क्या है। देखिए, जब कोई नक्षत्र और राशि एक साथ एक ही डिग्री पर प्रारंभ होती है तो उसे मूल कहते हैं। जड़ से ही तो शुरू हुआ। जैसे अश्वनी नक्षत्र और मेष राशि, मघा नक्षत्र और सिंह राशि, मूल नक्षत्र और धनु राशि, ये एक ही डिग्री पर प्रारंभ होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मूल, जड़, जहां से प्रारंभ हुआ। और इन तीनों ही ग्रहों के स्वामी है केतु, तो इसीलिए इन्हें मूल नक्षत्र कहते हैं। अब एक दूसरा तरीका है कि जब नक्षत्र का अंत और राशि का अंत एक ही साथ हो रहा हो, एक ही डिग्री पर हो रहा हो, तो उसे गंड कहते हैं, यानी अंत, निकृष्ट, लास्ट, दी एंड। वो कौन से नक्षत्र हैं? आश्लेषा नक्षत्र का समापन और कर्क राशि का समापन एक ही जगह पर होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का समापन और वृश्चिक राशि का समापन एक ही डिग्री पर होता है। रेवती नक्षत्र का समापन और मीन राशि का समापन एक ही डिग्री पर होता है, इसीलिए इन तीनों को गंड नक्षत्र कहते हैं। इन 6 को जब मिलाकर बोलते हैं तो गंड मूल नक्षत्र कह देते हैं। तो इसमें 3 मूल हैं, 3 गंड हैं। जहां से राशि नक्षत्र प्रारंभ, उन्हें मूल। जहां राशि और नक्षत्र का दिएंड हो रहा है तो उसे कहते हैं गंड। तो ये 2 बातें समझ में आ गई अब तक कि नक्षत्र कुल 27 होते हैं। केवल 3 बार ऐसे नक्षत्र संभव है जब राशि नक्षत्र इकट्ठे हों। केवल 3 बार यह संभव है जब राशि और नक्षत्र इकट्ठे समाप्त हो रहे हों। इस तरह से कुल 6 नक्षत्र को मूल या गंड मूल नक्षत्र एक साथ कहा जाता है। अब बात आती है कि इनके स्वामी कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो जो मूल नक्षत्र हैं तीनों, उनके स्वामी होते हैं केतु, और जो 3 गंड नक्षत्र हैं उनके स्वामी होते हैं बुध। ये भी बात हो गई। तो अभी तक हमने जान लिया मूल नक्षत्र क्या है, गंड नक्षत्र क्या है, गंड मूल नक्षत्र का अर्थ क्या है, उनके कौन कौन से स्वामी ग्रह होते हैं। अब क्या सवाल आता है कि क्या गंड मूल नक्षत्रों में पैदा होना बहुत बुरा है। तो ये कंडीशनल सवाल है। सबसे पहला तो बिल्कुल बुरा नहीं है। अगर उन ग्रहों की कुछ शांति, कुछ वैदिक धर्म के हिसाब से शांति का सिस्टम है, अगर उसे पूरा कर लिया जाए तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर यह भी जरूरी नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा होना अशुभ है, सब पे बहुत भारी होंगे, सबको बहुत नुकसान होगा। यहां सबसे अच्छा नक्षत्र अगर गिना जाए तो वो आएगा अश्वनी, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र में सबसे कम नुकसान देखने में आता है। और सबसे अधिक कष्ट देने वाला नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों पद कुछ ना कुछ खराबी देते हैं। तो अगर इनकी शांति करवा ली जाए तो ये शांत हो जाते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होती। इसे भी डिटेल में बताते हैं। अश्विनी नक्षत्र, हर एक नक्षत्र के देखो 4 चरण होते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट का एक पूरा नक्षत्र या पूरा एक दिन एक नक्षत्र होता है, और 6-6 घंटे के उसके 4 पोर्शन, 4 चरण, 4 खंड, 4 क्वाड्रेंट्स
कह लीजिए होते हैं। हर एक क्वाड्रेंट में जन्म लेने का अपना लाभ या हानि हो सकता है। लिस्ट स्क्रीन पर भी है, मैं बता भी रहा हूं। तो अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होंगे उनके पहले चरण में जन्म लेने पर जहां से शुद्ध मूल शुरू हुआ, यानी नक्षत्र की शुरुआत, राशि की शुरुआत हुई, तो पिता को कष्ट होता है, पिता के स्वास्थ्य, पिता पर भारी, पिता को किसी तरह की हानि संभव हो सकती है, तो उसकी शांति अति आवश्यक हो जाती है। कुछ नियम है कि 27 दिन तक पिता बच्चे को ना देखे, 27वें दिन जब वो नक्षत्र घूमकर वापस आएगा तो उसका शांति पाठ हो जाता है इत्यादि। पर मैं अपने विषय पर ही रहता हूं, ज्योतिष तक। दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ तो ये सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, यानी कोई कष्ट की बात नहीं, लाभ होगा, और इसकी शांति करवाएंगे तो और अधिक लाभ होगा। तीसरा चरण में जन्म हुआ तो पद, प्रतिष्ठा, मान की प्राप्ति होगी, यहां भी कोई नुकसान नहीं है। चौथे चरण में भी सम्मान की प्राप्ति होगी। तो अश्विनी नक्षत्र में केवल पहला चरण ही कष्ट देने वाला हो सकता है, बाकी तीनों चरण शुभ लाभ देने वाले हैं। ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है कि उसके लिए परेशान हुआ जाए। मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो इसमें पहला चरण माता को कष्टकारी माना जाता है, दूसरा चरण पिता को कष्टकारी माना जाता है, यानी उन दोनों को कुछ कष्ट संभव है, तो वहां चाहिए कि बच्चे के मूल शांत करवाए जाएं। लेकिन तीसरे चरण में जन्म लेगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, किसी के लिए भारी नहीं, कष्ट नहीं। और चौथे भाव में यानी चौथे चरण में पैदा होगा तो धन लाभ, आनंद की प्राप्ति करेगा, धनी होगा। तो हमने ये देखा कि सारे चरणों में एक जैसा प्रभाव नहीं होता। अब मूल नक्षत्र जो है उसमें देखें तो पहले में पिता को हानि हो रही है, दूसरे में मां को हानि हो रही है, तीसरे में धन की हानि हो रही है, इसीलिए 3 चरण खराब हो गए। पर चौथा चरण अगर शांति करवा ली जाए तो शुभ है। तो हमने ये सीखा कि मूल नक्षत्र इटसेल्फ में पैदा होना कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टफ हो सकता है। अब आता है आश्लेषा नक्षत्र। पहले चरण को अगर जन्म लेते हैं तो थोड़ा कष्ट है, लेकिन शांति पाठ करवा लिया जाए तो ये शुभ हो जाता है, तकलीफ नहीं देगा। दूसरे चरण में धन की हानि होगी, तीसरे चरण में मां को कष्ट प्राप्त होगा, चौथे चरण में पिता को हानि प्राप्त हो सकती है। यानी आश्लेषा नक्षत्र भी मूल नक्षत्र के ही समान अधिक कष्ट देने वाला है। अब आते हैं सबसे टफ नक्षत्र पे, उसका नाम है ज्येष्ठा। इसके चारों के चारों चरण कष्ट देने वाले हैं। पहला भाई को कष्ट, दूसरा भी भाई को कष्ट, तीसरा मां को कष्ट, चौथा स्वयं को कष्ट, यानी ऐसा बच्चा स्वयं के लिए कष्टकारी। यहां चंद्र अपनी नीच राशि में भी होते हैं, पूर्ण नीच में नहीं होते, पर नीच राशि में होते हैं, इस कारण भी स्वयं के लिए भी खतरा, अपने स्वास्थ्य के लिए भी खतरा संभव होता है। अब करते हैं रेवती नक्षत्र की बात, जो कंपैरेटिवली अच्छा है। पहला चरण में अगर जन्म होगा तो सम्मान की प्राप्ति होगी, दूसरे में पद, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तीसरे में धन की प्राप्ति होगी, और चौथे में हेल्थ इश्यूज, व्याधियां, बीमारियां हो सकती हैं। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली कि अश्विनी और रेवती में पैदा होना लगभग उतना बुरा नहीं, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा थोड़ा ज्यादा टफ होता है। मूलों की शांति आवश्यक है, वो जरूर करवानी चाहिए। अब एक सवाल ये आ सकता है कि ऑन दी होल जो बच्चे मूलों में पैदा होते हैं उनके स्वभाव में कोई विशेष बात होती है? आमतौर पर थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े सत्यान्वेषी, सत्य की खोज, बाल की खाल ढूंढना, अधिक मेहनती, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड यानी क्रोधी होते हैं। अगर उनकी ऊर्जा को सही जगह लगा दिया जाए तो अत्यधिक उपलब्धियां हासिल करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा जुनून होता है, कुछ भी जानने, कुछ भी सीखने, कुछ भी समझने का। इस कारण ये समस्या थोड़ी ज्यादा देखने में आ जाती है। लेकिन वैसे स्थितियां बिल्कुल ठीक होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मूलों में जन्म लेगा तो जीवन भर कष्ट होगा, ये सच नहीं है। अब एक सवाल आता है कि क्या सभी, कोई ऐसी कंडीशन भी है या ऐसा क्लॉज भी है कि जिसमें जन्म लेने पर मूलों का प्रभाव ना हो?
तो एक दो बड़ी अच्छी पुस्तकों में कुछ चीजें बताई हैं, वो ये है कि 4 लग्न बताई गई हैं। कौन सी हैं? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इस लग्न में जन्म हुआ है तो मूलों में जन्म होने पर भी मूलों का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। एक क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज ये है कि अगर लड़के का जन्म मूलों में हुआ है लेकिन उसका जन्म रात्रि को हुआ है तो उस पर मूलों का प्रभाव नहीं होगा। कन्या का जन्म मूलों में हुआ है और वो दिन में पैदा हुई है तो भी उस पर मूलों का प्रभाव नहीं होगा। ये दोनों क्लॉज सर्वमान्य नहीं है, सभी किताबें इसकी पुष्टि नहीं करती, पर ऐसी भी एक व्याख्या है, इसीलिए मैंने इसको बयान कर दिया। तो लमसम हमने सारी चीजें ले ली, मूल से संबंधित बातें ले ली, मूल उनके कौन से नक्षत्र हैं, कौन से स्वामी हैं, किस तरह का प्रभाव या स्वभाव देखने में आ सकता है, उसके क्या लाभ और हानि है, उसकी डेफिनेशन, इस सब पर हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। तो अब जब आप अपनी जन्म कुंडली देखें और अपने नक्षत्र को देखें, अगर ये 6 नक्षत्र उसमें आ रहे हैं तो आप मूलों में हैं। फिर देखें कि आपका चरण कौन सा है, तो पूरी लिस्ट को ध्यान से देखिए और उसमें उस चरण को देखिए कि आपका कौन सा है, तो इसका लाभ भी आपको देखने को आएगा। आमतौर पर उम्र के 27 साल हो जाने के बाद ये माना जाता है कि मूलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कभी कभी थोड़े ज्यादा हेल्थ इश्यूज, थोड़े फेफड़े कमजोर होना, सांस से संबंधित छोटी मोटी तकलीफें, छाती से संबंधित छोटी मोटी तकलीफें हो जाती हैं कभी कभी, बस इससे ज्यादा विशेष मूलों का प्रभाव नहीं आता। तो केवल राशि और नक्षत्र इकट्ठा शुरू और समाप्त हो रहा है, इन 6 नक्षत्रों को ही मूल नक्षत्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विषय, इसकी परिभाषा, कौन से नक्षत्र मूलों में है और कौन से नहीं, और उनका प्रभाव आपको जरूर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये जानकारी अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कीजिए, जिससे भ्रांति हटे, सत्य की जानकारी आगे बढ़े, सत्य समझा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।